Hello there, this is Krishna and I welcome you to Physics ज्ञान मुकेश नायक चैनल। प्रीवियस एपिसोड में हम लोग ने ब्लीडिंग फेज देख लिया था। अब इस वाले एपिसोड में हम लोग देखेंगे बाकी के 3 फेजेस। ठीक है, तो सेकंड फेज बिना किसी देरी के प्रोलिफरेटिव फेज। अरे भाई, जो चीज टूटी है उसको रिपेयर करना भी जरूरी है ना। तो प्रोलिफरेटिव फेज में यही काम होने वाला है ना। प्रोलिफरेटिव फेज में होगा बच्चों रैपिड मल्टीप्लिकेशन। प्रोलिफरेशन मतलब रैपिडली मल्टीप्लाई करना, फास्ट मल्टीप्लाई होना, रैपिड मल्टीप्लिकेशन। Proliferation means rapid multiplication of cell। कहां के? यूटेरस के, सेल ऑफ यूटेरस। अब देखो, यूटेराइन वॉल जो है ना, अब सेल्स बढ़ गए ना यार, यूटेराइन वॉल थिकन्स। यूटेराइन वॉल जो है ना, ये थोड़ी सी अब जाड़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जाड़ी होना जरूरी क्यों है? बिकॉज वो बेबी को होल्ड करने के लिए जरूरी है ना भाई। फीटस कहाँ होल्ड करेंगे? यूटेराइन वॉल में ही पकड़ा जाता है वो, है ना। तो इसीलिए जो यूटेरस का वॉल है वो थिक होना स्टार्ट हो जाता है। थिक होने की वजह से उसके अंदर अब कैपेसिटी आती है और हर चीज बन जाती है। जो जो चीजें टूटी थी वो सब रिपेयर हो जाता है। अब इसका ड्यूरेशन देखो बच्चों, कहां से कहां तक चलने वाला है? 13th सॉरी, इसका ड्यूरेशन होगा कुछ 5th डे से लेके टू 13th डे, है ना। 5th से लेके 13th डे तक ये चीज चलते रहेगी और यूटेरस बहुत अच्छे से रिपेयर हो जाएगा। अगर आप लोग को लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, एक स्क्रीनशॉट मार सकते हो। ठीक है, उसके बाद आएगा ओव्यूलेटरी फेज, थर्ड। कौन सा फेज आया बच्चों? अकल के कच्चों, जो मैं आप लोग को नहीं बोल सकता। आप लोग बहुत ही अकल के पक्के हैं और इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आपके अंदर एक छोटू सा साइंटिस्ट छुपा है। उसकी रिसर्चिंग एबिलिटीज को ऐसे ही वेस्ट न जाने दें और उसको इम्प्रूव करें दिन पर दिन। ठीक है, अब देखो ओव्यूलेटरी फेज कौन से दिन होता है बच्चों? ये 14th डे पे। ऐसा जरूरी नहीं है, अगर साइकिल डिस्टर्ब रही तो ये कभी भी हो सकता है। ठीक है, 14th डे पे ये होगा। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे ओव्यूलेशन होगा। क्या होगा बच्चों? ओव्यूलेशन। अभी आपको बता दूं मैं, ओव्यूलेशन क्या होता है। ओव्यूलेशन होता है रिलीज ऑफ ओवम। रिलीज ऑफ ओवम, यानी ओवम क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। फ्रॉम, कहां से रिलीज होगा यार? फ्रॉम ओवरीज। अरे जहां से बन रहा वहीं से रिलीज होगा ना, है कि नहीं ना? सही बोल रहा हूं ना मैं? झूठ बोल रहा हूं तो बताओ यार। ठीक है, कहां से रिलीज होगा ओवम? रिलीज होगा ये ओवरीज से। कहां से? ओवरीज से। ओके, और इसके बाद जो लास्ट वाला फेज है वो है लुटियल फेज, 4th। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फेज होता है, लुटियल फेज। लुटियल फेज में बच्चा लोग 2 पॉसिबिलिटीज होती है। अगर प्रेगनेंसी हुई तो, अगर ना हुई तो। ठीक है,
तो इसमें हम देख लेंगे दो दो पॉसिबिलिटीज, एक और ये दूसरी। इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, अगर ये फर्टिलाइजेशन होता है तो, और प्रेगनेंसी सक्सेसफुली आगे बढ़ रही है तो, एंड इफ नॉट, है ना, इफ इट डज नॉट अकर, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो लुटियल फेज में क्या होगा। देखो यहां पे जो कॉर्पस लुटियम है, इंक्रीज इन साइज, इसका साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और सभी को पता है कॉर्पस लुटियम क्या बनाता है बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन बनाता है। देखो जब ओवम रिलीज हो जाता है ना, तो उसके कुछ सेल्स पीछे छूट जाते हैं, यही सेल्स होते हैं सेल्स ऑफ कॉर्पस लुटियम। और यही कॉर्पस लुटियम एक येलोइश कलर की बॉडी होती है जो क्या करती है, जो एक काम करती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन नाम का एक हार्मोन रिलीज करना। कौन सा हार्मोन रिलीज करना, प्रोजेस्टेरॉन। और यही प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना, ताकि बाबा मिसकैरेज जैसी स्थितियां उत्पन्न ना हो और बेबी यूटेरस में पकड़ के रखा जा सके, ताकि वो डेवलप हो सके। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन का यही काम होता है। तो कॉर्पस लुटियम की साइज बढ़ गई, इसका मतलब प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीजेस, सॉरी कॉर्पस लुटियम इंक्रीजेस, सो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन increases। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा, कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट, यानी कॉर्पस लुटियम खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक येलोइश कलर की जो बॉडी थी वो व्हाइटिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, हेंस अ व्हाइट कलर्ड बॉडी फॉर्म्स। और इसी व्हाइट कलर की बॉडी को हम बोलते हैं नोन एज कॉर्पस एल्बाइकन्स। कॉर्पस एल्बाइकन्स नाम की बॉडी फॉर्म हो जाती है। अगर आप लोग को नोट्स लिखने हैं ये, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। एक और चीज आप लोग को दिखानी है मेरे को, है ना। देखो गैमेटोजेनेसिस एक कॉन्सेप्ट होता है, ये सिलेबस में तो है नहीं अपने, गैमेट फॉर्मेशन है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा कुछ दिखाया नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको हल्का सा ऐसा स्टडी करें ना, तो क्या होता है पता है क्या। देखो गैमेटोजेनेसिस एक टर्मिनोलॉजी होती है, ये आप लोग को 11th 12th में काम आने वाली है, मतलब नीट में अल्टीमेटली काम आएगी। तो इसको बोलेंगे बच्चा लोग, हम लोग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब ये दो टाइप के होते हैं ह्यूमंस में,
एक होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पेलिंग थोड़ी बड़ी है, और एक होता है oogenesis। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक होता है oogenesis। स्पर्मेटो में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और oogenesis में होता है फॉर्मेशन ऑफ oocyte। फॉर्मेशन ऑफ oocyte, है ना। ये होता है फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ठीक है। तो अब देखेंगे जेंडर का डिटर्मिनेशन कैसा होता है, जेंडर को कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। अरे मेल फीमेल, फीमेल मेल, भाई जलेबी बांटे या पेड़े बांटे समझ में नहीं आता, है ना। तो ये किस वजह से चल रहा है ये सब चीज़ें, है ना। फीमेल मेल जो भी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं सभी के लिए, है ना। पूरे सृष्टि के लिए मेल और फीमेल दोनों भी इंपॉर्टेंट है, जितने इंपॉर्टेंट फीमेल्स है उतने मेल भी है। ऐसा नहीं है मेल का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हाँ मेल्स को भी ये समझना चाहिए कि जितने इंपॉर्टेंट हम हैं उतने इंपॉर्टेंट फीमेल भी है, इंपॉर्टेंट सब है इस धरती पे, ठीक है। तो ये जेंडर डिटर्मिनेशन होता है बच्चों, एक्चुअली फादर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, ना कि मदर रिस्पॉन्सिबल होती है। वाई? बिकॉज सेक्स क्रोमोसोम, अगर मैं क्रोमोसोम के बारे में बताऊं आप लोग को, है ना, क्रोमोसोम के बारे में बताऊं तो होते हैं दो टाइप के, ऑटोसोम्स एक होते हैं ऑटोसोम्स और एक होते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम। अब सेक्स क्रोमोसोम होती है वन पेयर। वन पेयर में देखो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एक्स एक्स, एक होते हैं एक्स वाई, ओके। अब अगर एक्स वाई, एक्स एक्स होते हैं फीमेल, ऑल फीमेल, और एक्स वाई होते हैं ऑल मेल, ठीक है। तो ये हम लोग ने देखना है कि सेक्स क्रोमोसोम का काम क्या होता है। अब देखो धीरे धीरे हम लोग हमारे टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। जब भी मेल की शादी फीमेल से होती है तब देखो ड्यूरिंग गैमेट, सबसे पहले तो होता है बेटा गैमेट फॉर्मेशन। मतलब ये जो एक्स एक्स क्रोमोसोम है ना, तो ये सेग्रीगेट हो जाएंगे। अगर 9th आपने अच्छी से पढ़ी होगी ना, तो मेंडल के कुछ लॉस थे, उसके हिसाब से गैमेट्स जो है ना हमेशा सेपरेट होते हैं फर्टिलाइजेशन के पहले, ठीक है। और मेल से निकलेंगे एक एक्स और एक वाई, है ना। अब क्या होगा, ये इंडिपेंडेंटली कंबाइन हो सकते हैं किसी से भी। तो मैं आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं इसकी। एक्स एक्स मान लो ये इससे कंबाइन हो रहा है, एक्स वाई ये इससे कंबाइन हो रहा है, एक्स एक्स अगेन, और यही क्रोमोसोम इससे कंबाइन हो रहा है, एक्स वाई, है ना। तो 50-50% चांसेस रहते हैं, यानी 50% चांसेस रहते हैं, है ना। 50-50% चांसेस रहते हैं कि मेल होगा या फीमेल होगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है फादर पे, और इसी को हम कहते हैं जेंडर डिटर्मिनेशन या सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। दोनों में देखो अभी ऑटोसोम्स तो उतने ही होंगे 22 पेयर्स, प्लस यहां पे क्या होगा, एक तो एक्स एक्स हो सकता है, और ये अपना 22 पेयर्स प्लस एक्स वाई हो सकता है। तो ये ऊपर वाली होगी फीमेल एक्स एक्स क्रोमोसोम के साथ, और एक्स वाई क्रोमोसोम के साथ होगा मेल। क्या होगा बच्चों, इट विल बी अ मेल। सो ऑलवेज कीप इन माइंड फादर इज रिस्पॉन्सिबल। अगर उनका वाई क्रोमोसोम ज्यादा डोमिनेंट है
तो मोस्टली उस घर में लड़के ही आएंगे। अगर एक्स ज्यादा डोमिनेंट है, एक्स ज्यादा कंबाइन हो रहा है फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ में, तो वहां पे हमेशा फीमेल्स ही सबसे ज्यादा आएगी। कुछ कुछ होते हैं ना घर, मेल्स ही मेल्स होते हैं, एक भी फीमेल नहीं। और कुछ कुछ घर ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ फीमेल ही फीमेल होती है पैदा, नहीं भी फीमेल ही आ रही है, भाई के लड़के को भी फीमेल ही हो रही है, खुद को भी फीमेल ही बॉर्न हो रही है। तो ये होता है डोमिनेंस, मतलब एक्स क्रोमोसोम ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है, वाई क्रोमोसोम पीछे छूट जा रहा है इसमें। तो मेल का अगर एक्स क्रोमोसोम ज्यादा मात्रा में बन रहे हैं, वो वाले स्पर्म्स जो एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहे हैं वो ज्यादा बन रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी यही है, प्रोबेबिलिटी यही है कि फीमेल ही मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पे पैदा होने वाली है। सो कीप इन माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग देख चुके। अब अगर मैं बोलूं ये ट्विन्स का फंडा क्या होता है भाई साहब, अभी बहुत बार आप लोग को आता है ना, अरे मतलब ये ट्विन्स क्या होते हैं सर, कैसे हो जाते हैं ट्विन्स एक जैसे दो, है ना। तो देखो अब लोग देखेंगे हम लोग ट्विन्स, बेटा दो टाइप के ट्विन्स होते हैं, एक होते हैं मोनोजाइगोटिक और एक होते हैं डाइजाइगोटिक, है ना। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स ऐसे ट्विन्स होंगे जो सिर्फ सिंगल जाइगोट से बनते हैं बच्चों, ये सिंगल जाइगोट। और डाइजाइगोटिक ट्विन्स मतलब ये बनते हैं टू डिफरेंट जाइगोट्स। ये किससे बनते हैं बच्चों, ये होते हैं सिर्फ सिंगल जाइगोट से बनने वाले ट्विन्स, और ये होते हैं दो जाइगोट से बनने वाले ट्विन्स। ठीक है, ये एग्जैक्ट सेम होंगे, क्योंकि ये सेम ही जाइगोट से बने हैं, तो ये एग्जैक्ट कैसे दिखेंगे, एक दूसरे की कॉपी लगेंगे। और ये नॉट सेम, नॉट एग्जैक्टली सेम, थोड़े चेंजेस आ सकते हैं। इनमें जेंडर्स भी सेम होते हैं दोनों के, अगर फीमेल है तो दोनों भी फीमेल होगी, मेल है तो दोनों भी मेल ही होंगे। लेकिन इनमें क्या होता है, कैन बी मेल फीमेल, मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल मेल या फीमेल फीमेल, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये होते हैं एग्जैक्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम ये मतलब क्या होते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं, ज्यादा भी एकदम भी एग्जैक्ट नहीं दिखेंगे। बिकॉज दो ओवम को दो स्पर्म ने फर्टिलाइज किया तो दो जाइगोट बने, तो दो बेबीज बने, तो दो डिफरेंट जुड़वा बने। लेकिन यहां क्या हो रहा है पता है क्या, ये एक जाइगोट मान लेते, ये एक जाइगोट है, इसके दो ऐसे डिविजन्स हो गए, है ना। अब दो जाइगोट बन गए, यहाँ पे दो जाइगोट बनने की वजह से क्या हुआ, अब ये दो जाइगोट दो बेबीज में कन्वर्ट हो जाएंगे कि नहीं, ये दो जाइगोट कन्वर्ट होंगे दो बेबीज में, लेकिन जाइगोट तो एक ही था, उसी का दो डिवीजन हो गया, तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तो सेम रहेगा। दैट्स व्हाई ट्विन्स आर एग्जैक्टली सेम। ठीक है, लेकिन जो डाइजाइगोटिक ट्विन्स होंगे वो एग्जैक्टली सेम नहीं दिखेंगे, यह आप लोगों ने दिमाग में लेने वाली बात है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं, इस चैप्टर का अंत करेंगे, लेकिन इसके पहले आपको मैं एक चीज बताता हूं कि व्हाट इज मीन बाय सरोगेसी। सरोगेसी में क्या होता है बच्चों, सरोगेसी में कोई फीमेल क्या करती है, अपना यूटेरस किसी दूसरे के बेबी के लिए देती है। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, जो दाम्पत्य, जो कपल्स बेबी प्रोड्यूस करने के एबल नहीं है, तो सरोगेसी की मदद से, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबीज बोल सकते हैं, तो सरोगेट मदर्स क्या करती है, उन टेस्ट ट्यूब बेबीज के लिए अपना वर्म जो है डोनेट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ अपना वर्म यूज करने के लिए वो मान जाती है। तो फिर क्या होता है, 9 मंथ्स तक किसी और के गर्भ में
किसी और का बेबी पलते रहता है, और जब वो बॉर्न हो जाता है तो वो पर्टिकुलर दाम्पत्य को दे दिया जाता है। यही होती है सरोगेसी। और इसी के साथ हम लोग करेंगे इस चैप्टर का दी एंड। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पे विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।